अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ जी, आपने पिछली वीडियो देखी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की इक्वेशंस किस तरह से बनाई जाती हैं, उनका ग्राफ में उनके किस किस चीज़ की क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। और अपने लेक्चर्स जो से हैं वो आप लोग लाजमी तौर पे लिया करें स्टूडेंट्स, बाद में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन में ये दूसरा लेक्चर है आपका। लास्ट टाइम हमने बिग ओ नोटेशन की इक्वेशन बनाई थी और आज जो है वो बिग ओमेगा और थीटा की इक्वेशंस बनाएंगे। स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, साथ साथ इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करते जाएं लाजमी तौर पे। अब बारी है बिग ओमेगा की। बिग ओमेगा के लिए वही वाली बात जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि दो लाइनें जो है ना वो सबके लिए सेम है। देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पे होगा, इनकी नोटेशंस में या फिर इसके सिंबल में। ठीक है, जब बिग ओ नोटेशन का सिंबल टूटा था तो उसके नतीजे में हमें क्या मिला था, लेस देन इक्वल टू का साइन और डॉट सी। ठीक है, जी और पेन के साथ। और जब हमारे पास बिग ओमेगा का की ये नोटेशन या इसका सिंबल खत्म होगा तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और सी डॉट विद जी ऑफ एन। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, सिंबल इनके आगे पीछे नहीं करने हैं। इसके बाद क्या है जी, वही सारे रूल्स डिफाइन, जो जिस तरह से हमने इसके लिए रूल्स डिफाइन किए थे वही सारे रूल्स इनके लिए होंगे। अब हम फर्ज करते हैं कि वही सेम फंक्शन है 2n² प्लस n। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, एक फंक्शन जो सा है वो एग्जांपल के तौर पे लिया जा रहा है। इसकी जगह पे कोई बड़े बड़े फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो जो एफ ऑफ एन का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 2n² प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। वैसे ही अब वही दो क्वेश्चन, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और जी ऑफ एन क्या होना चाहिए। अब अगर थोड़ी सी, अगर आपने पिछली वीडियो को गौर से समझा है, देखा है, तो आपको खुद ब खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि जी ऑफ एन का फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि इससे कम हो या करीब करीब हो, मतलब बराबर हो या फिर उससे कम वैल्यू देता हो, बराबर हो या फिर उससे कम वैल्यू देता हो। बात समझ आ गई। और c की वैल्यू कोई ऐसी होनी चाहिए जो कि इस इक्वेशन को ट्रू साबित करती हो। ये दो हमारे मेन मकसद हैं। अब इस चीज को कंसिडर करते हुए हम जी ऑफ एन को सिलेक्ट करेंगे कि जी ऑफ एन की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है हमने। वो ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखता है, मतलब कि ये कि आपके जो फंक्शन है ना उसकी ग्रेटर वैल्यू होगी और उसका लोअर बाउंड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये क्या बात हुई, इसके लिए भी एन स्क्वायर रखा था, इसके लिए भी एन स्क्वायर रख दिया। तो ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि ये इसके साथ जो है वो इक्वेशन का साइन भी है या इक्वालिटी का साइन भी मौजूद है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के लिए जो हमारे फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट एक किस्म का हम कह सकते हैं उसको रख लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट वैल्यू, तो वो एन स्क्वायर बनता है। ठीक होगी बात। अब जो लोअर बाउंड और हाईएस्ट बाउंड का जो फर्क आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हमने इसको बिल्कुल टाइटली बाउंड रखना होता है और टाइटली बाउंड रखने के लिए हम एन नहीं रख सकते। अगर हम एन रखेंगे ना तो ये बहुत दूर हो सकता है। एन की फॉर एग्जांपल हम वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 होगी और यहाँ पे 100 होगी, तो इनके दरमियान जो टाइटली बाउंड की एक सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। ये बहुत दूर फासले पे चले जाएंगे। इनके ये जो लाइनें हैं ना ये एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा जो है वो फासले पे हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से उसका जो सा है वो लोअर बाउंड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से और इसके यहाँ पे मौजूद इसकी इक्वालिटी के एक सिंबल की वजह से हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर ही चूज करेंगे बिग ओमेगा के लिए भी जी ऑफ एन के फंक्शन के तौर पर। फर्क कहाँ पे आएगा, सी की वैल्यू में।
अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आप सी की जगह पे अगर 3 इनपुट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अगर 2 रखते हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करके देखें और फिर बताएं कि इसका रिजल्ट। अब रिजल्ट से मुराद मैं ये ले रही हूँ कि एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को बड़ा होना चाहिए राइट साइड से, या फिर इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। ये मुराद है मेरी इसकी इक्वेशन के ट्रू या फॉल्स होने से। आगे चलते हैं, सी की वैल्यू पुट करके देखते हैं इसके अंदर। देखें जी, अब सी की वैल्यू 2 पुट की है, तो सी की वैल्यू 2 के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ट्रू आएगा। सी की वैल्यू 2 पुट करके आगे इसको चला के देखें जरा। अच्छा, सी की वैल्यू 2 पुट कर दें, एन की वैल्यू कोई भी पुट कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, जो मर्जी कर दें, रिजल्ट जो है वो हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि फंक्शन की अरेंजमेंट इस तरीके से की गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारी बात है वो बिग ओमेगा की वो खत्म हो गई है। आगे आ गई बात थीटा के लिए। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीजें कि ये जो दो लाइनें हैं वो सेम होंगी, फर्क सिर्फ ये आएगा जब थीटा की नोटेशन टूटेगी तो इक्वालिटी का साइन आएगा। ठीक है, थीटा की इक्वेशन के लिए इक्वालिटी का साइन आएगा। दूसरी बात ये कि ये इक्वालिटी अपर और लोअर बाउंड दोनों के दरमियान होगी। ठीक है, ये देखो जैसे इसकी डायग्राम में भी है ना कि ये हमारा जो है वो अपर बाउंड है और ये हमारा लोअर बाउंड है। इसी वजह से हमने इसमें क्या किया, दो कॉन्स्टेंट्स रखे हैं, एक C1 है लोअर के लिए और C2 है अपर बाउंड के लिए। एफ ऑफ एन को हम सेंटर में रख देंगे। ठीक हो गया, एफ ऑफ एन को जब हम सेंटर में रखेंगे, अच्छा वो जो मैं इक्वालिटी कह रही थी ना बच्चों, वो मैं इसको मिक्स कर रही थी दूसरी चीजों के साथ। थीटा के अंदर हमारे पास इक्वालिटी नहीं आती बल्कि सेंट्रल पार्ट आता है, एवरेज पार्ट। ठीक है, तो एफ ऑफ एन एवरेज में ये सेंटर में आएगा, इसके पीछे एक जी ऑफ एन होगा, इसके आगे एक जी ऑफ एन होगा। आगे और पीछे से मुराद ये कि एफ ऑफ एन की वैल्यू एक फंक्शन से बड़ी होगी और एफ ऑफ एन की वैल्यू एक फंक्शन से छोटी होगी। डिपेंड करेगा C1 एंड C2 पे। C1 की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जी ऑफ एन वही रहेगा, जी ऑफ एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखे ना, हमने जब बिग ओ के लिए जी ऑफ एन चूज किया था तो वो भी एन स्क्वायर था, जब हमने बिग ओमेगा के लिए चूज किया तो वो भी एन स्क्वायर था। तो जी ऑफ एन ने एन स्क्वायर ही रहना है, फर्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ आना है, सी की वैल्यू के अंदर। तो सी की वैल्यू भी अब रख लेते हैं। अभी हम जैसे ड्राइव करके आए हैं तो हम कहेंगे कि C1 की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी हो रखो और C2 की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से छोटी रखो। ठीक है, जी ऑफ एन वही है, एन स्क्वायर, C1 2 एंड C2 3। समझ आ गई बात की, ये एग्जांपल के तौर पे हमने सी की वैल्यू कोई ना कोई पुट कर दी है। उम्मीद है कि अब आपको इनकी इक्वेशंस बनाने में कोई मसला नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एफ ऑफ एन की जगह पे ना यहाँ पे 3n² प्लस n प्लस 1 का एक फंक्शन लेके देखें और फिर देखें कि इसकी जो आपके पास इक्वेशंस बनती हैं क्या वो ठीक आप बना पाते हैं या नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स जैसे आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे, अपनी इक्वेशंस और नॉन इक्वालिटी की इक्वेशंस जो सी थी उनको सॉल्व करने के लिए आप एक्स की कोई वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे लिखा हुआ है n, वहां पे आपको इक्वेशंस दे दी जाती थी और आप उनकी वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, आप खुद से अपना क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि ये फंक्शन है, इसका अपर बाउंड निकालो, तो आप उसकी जो इक्वेशन है वो खुद से ड्राइव करेंगे। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और वो आपसे कहेंगे कि इसका थीटा एसिम्प्टोटिक नोटेशन की इक्वेशन फाइंड करो, तो आप उसकी ये वाली इस तरह की इक्वेशन खुद से डिफाइन करेंगे। ठीक हो गई बात। तो ये ऐसे ही है कि आप अपने मैथ के क्वेश्चंस खुद बना रहे हैं। ओके, अब ये एग्जांपल वो बता रहा है आपको कि ये बेस्ट और वर्स्ट और एवरेज केस इस तरीके से होता है कि अगर आप अपने बुक में से कोई अपना पेज या कोई टॉपिक जो है वो ढूंढना चाह रहे हो और आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से, कोई इंडेक्सिंग नहीं हुई हुई और कोई भी कुछ इस तरह की चीज नहीं है, कोई वो नहीं बना हुआ
टेबल नहीं बना हुआ, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास यही चीज़ है कि आप एक लीनियर सर्च को चूज़ करो। लीनियर सर्च हमें ये कहती है कि फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, एक पेज उलटोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट तक जाओगे अनटिल अनलेस आपको आपका रिक्वायर्ड टॉपिक किसी पेज पर ना मिल जाए। तो बेस्ट केस क्या होगा कि जैसे ही आपने पहला पेज पलटा, आपको आपका टॉपिक मिल गया। और वर्स्ट केस क्या होगा कि आपको आपकी बुक के लास्ट पेज के ऊपर वो अपना रिक्वायर्ड टॉपिक मिला। और एवरेज केस क्या है कि आपने कोई 10-12 पेजेस उल्टे और आपको आपका रिक्वायर्ड टॉपिक मिल गया। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं और इन तीन के अलावा और दो मजीद कौन सी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, जरा वीडियो ऑन कर लूँ। एड्स वगैरह होते हैं, इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं ना आगे आगे करके जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, लें जी, ये आपकी हमने जो है वो तीन नोटेशन लिख दी है, बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा। इसके अलावा दो कौन सी होती हैं, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तीन तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, दूसरी है सिमेट्रिक और तीसरी है ट्रांजिटिव। अब हम ये चेक करने वाले हैं, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्या बिग गो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसके टेबल को याद कर लेंगे तो आप इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी साइंस ये है कि ये हमारे पास वही वाली इक्वेशंस है कि बिग ओ टूटा तो लेस देन का साइन, बिग ओमेगा में ग्रेटर देन का साइन, थीटा के अंदर एवरेज में आएगा सेंट्रल पार्ट। अच्छा, ये वो चीज थी जो मैं कह रही थी कि इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी इसमें खत्म हो जाएगी। जो स्मॉल ओ है उसके अंदर लेस देन आएगा लेकिन इक्वल का साइन नहीं आएगा। और जो स्मॉल ओमेगा है उसके अंदर हमारे पास ग्रेटर देन आएगा और इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में सिंपल सिंपल, अब इसने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है लेकिन आपने इसका सिंपल सिंपल आंसर ये याद रखना है, जहां पे इक्वालिटी का साइन है उसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉल करेगी, जहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉल नहीं करेगी। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर रिफ्लेक्सिव है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बड़ा है बी से तो बी को बी बड़ा होना चाहिए ए से। है तो ये एक अजीब सी बात। खैर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। फिलहाल इसको बंद करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है, जहाँ पे भी इक्वल का साइन होगा वहां पे वो उसको फॉल करेगा। मजीद इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, इसी की वीडियो, पता नहीं क्या नाम है इसके चैनल का, तो देख सकते हैं आप। रिफ्लेक्सिव से मुराद स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोग एक चीज हमें शीशे में नजर आ रही होती है, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसी चीज को हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव है एक दूसरे के। ठीक है, आपस में एक दूसरे की जगह पे लिखी जा सकती हैं।
ठीक है, ये चीज होती है रिफ्लेक्सिव। सारी चीज का निचोड़ एंड पे यही था। जैसे मैंने आपको समझा दिया, जहां पे इक्वल का साइन नजर आएगा वो रिफ्लेक्सिव है, जो नहीं है वो नहीं है रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की थोड़ी सी समझने वाली चीज है, अब इसको गौर से देखें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ए ग्रेटर देन बी है, तो बी को भी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ये सिमेट्री है उसकी एक। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लें कि एक फंक्शन हमने लिया एन स्क्वायर और एक फंक्शन हमने लिया एन क्यूब। अब एन क्यूब ग्रेटर देन है एन स्क्वायर से, लेकिन एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन क्यूब से नहीं हो सकता एन की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें जो है ना, ये सिमेट्री में नहीं है। ये जो एक इक्वेशन है, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती है। ठीक हो गया, ये चीज इसमें आएगी कि अगर वन लेस देन टू है तो टू लेस देन वन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू की चीजें हैं ना, इसमें कभी भी सिमेट्री की प्रॉपर्टी फॉल नहीं कर सकती। सिमेट्री की प्रॉपर्टी कहाँ पे फॉल कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज केस में, एवरेज केस में या फिर थीटा के केस में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ये तीनों के तीनों फंक्शन एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, अगर ये तीनों फंक्शन एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की जगह पे बी को लिख दो, बी की जगह पे ए को लिख दो, एन स्क्वायर की जगह पे एन स्क्वायर, और इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा की एसिम्प्टोटिक नोटेशन में फॉल करती है और किसी में फॉल आउट नहीं करती है। पीछे बात रह गई अब ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव एक ऐसी चीज होती है, मिसाल के तौर पे ए बी सी। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ए बी, ठीक है, और ये सी है। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि लाजमी तौर पे ए ग्रेटर देन होगा सी से। इट्स कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने इन नोटेशंस के ऊपर और देख लेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसमें फॉल करती है और किसमें फॉल नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एबी में बताया ना, वो इसको फंक्शंस में लिख के बता देगा। एफ ऑफ एन का फंक्शन जी ऑफ एन के साथ, और जी ऑफ एन का फंक्शन एक एच ऑफ एन के फंक्शन के साथ, ये तीसरा फंक्शन आ गया है। तो अगर एफ ऑफ एन बिग ओ है एच ऑफ एन का, तो बिग ओ हमें क्या कहता होता है कि ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, मतलब लेस देन का साइन आएगा। लेस देन के साइन की वजह से हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली कि यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन क्यूब है। और अगर इसी तरीके से हम इसको करेंगे बिगो में, तो एन क्यूब जो है वो लेस देन होगा एन फोर से। तो हम कह सकते हैं कि एन फोर सॉरी एन स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा एन फोर से। एन स्क्वायर इज लेस देन एन फोर। ठीक है, तो ठीक है जी, अगर हम बिग ओ को यूज करते हैं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी काम करती है। इसी लेस देन को ग्रेटर देन के साथ करें तो ओके, फिर बिग ओमेगा भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में फॉल करती है। अब थीटा में क्या होगा, ये किस तरीके से फॉल करेगी, क्योंकि इसमें तो वैसे भी तीन फंक्शन है ना, तो इस हिसाब से हमारे तीनों जो सी ये हैं नोटेशन, इसके अंदर ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी फॉल करती है अगर हम तीन तीन जो से फंक्शन है उनको यूज कर लेते हैं। ये हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। तो इससे क्या होगा, ये चीज आपने अब याद रखनी है, इसका टेबल के कौन सी इक्वेशंस में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव इस ये और सिमेट्रिक, ये तीनों प्रॉपर्टीज किस में जो है वो फॉलो करती हैं और किसको फॉलो नहीं करती हैं। अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, चीजों को याद रखना है। आगे आगे आपको इक्वेशंस आएंगी जिसको हम वो कहते हैं रिकर्सिव प्रॉपर्टीज, और इस तरह की चीजें। जैसे जैसे ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, आपको सारा काम मैथमेटिकल करना पड़ेगा, इसलिए अपने नोट्स लाजमी तौर पर साथ साथ बनाते जाएं। कोई आपको इसकी में स्लाइड्स वगैरह नहीं देने वाली, क्योंकि सारा काम मैथमेटिकल है। ओके जी, मार्क योर अटेंडेंस। अल्लाह हाफिज।